तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी घबराई सी दिखाई दे रही हैं। टीवी पर देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई की बात कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर बहुत ही निजी और आपत्तिजनक हमले करते दिखाई दे रही हैं। Why you are not giving सिंदूर to your Mrs. first? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इतनी घबराहट में हैं, इतनी डरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि शायद उन्हें अब अपनी ज़मीन खिसकने का एहसास हो गया है। पीएम मोदी ने अपनी अलीपुरद्वार की रैली में जो मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह का समर्थन ज़मीन पर बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है, उसके बाद वे हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। पीएम मोदी ने रैली में हिंदू विरोधी मुर्शिदाबाद दंगों का मामला भी उठाया। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मुर्शिदाबाद दंगों पर पीएम मोदी ने जो बातें कहीं, कोलकाता हाईकोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में भी यही तथ्य निकलकर सामने आए थे। ममता बनर्जी ने इसका जो जवाब दिया वो आपको जरूर देखना चाहिए। मुर्शिदाबाद और मालदार घटना तो बीजेपी करेছে, दांगा लागानोर ओस्ताद तो बीजेपी। इसे आप क्या कहेंगे? मुर्शिदाबाद और मालदा की पीएम मोदी ने बात की तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि बीजेपी ने ही दंगे कराए थे। सिर्फ इतना ही क्यों, पीएम मोदी ने अपनी रैली में शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा भी उठाया। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद मालदा के बाद भ्रष्टाचार पर सीएम ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा मजेदार है। आप देखिए। आज आप एसएससी का टीचर देखो, बात करते हैं कोर्ट केस कौन किया है, सीपीएम और बीजेपी किया है। देखा आपने, एसएससी स्कैम को डिफेंड करने के लिए सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि अरे कोर्ट में केस किसने किया था। सवाल है कि क्या घोटाले वाले को एक्सपोज करने वाले ही घोटाले के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में घोटाला हुआ, उनके शिक्षा मंत्री पर भी आरोप लगे, इसके बाद भी वे कहती हैं कि घोटाले का खुलासा जिसने किया वही दोषी है। इस तरह की तमाम बातें सीएम ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम ममता बनर्जी की ऐसी घबराहट और कुतर्क के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। देखिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। टीएमसी लगातार 15 साल से वहां सत्ता में है। इसके बाद भी टीएमसी सरकार देश या फिर राज्य के सामने विकास का कोई मॉडल पेश नहीं कर सकी है। औद्योगिक विकास कहीं दिखाई नहीं देता, राज्य में निवेश आता नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। उल्टा बंगाल आज भी राजनीतिक हिंसा और दंगों के लिए चर्चाओं में रहता है। इसके अलावा टीएमसी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार और दंगों को लेकर भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय में जमीन पर टीएमसी के विरोध में और भाजपा के समर्थन में माहौल दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने जो बंगाली बनाम बहारी का कार्ड पिछले चुनाव में चलाया था, शायद इस बार वो भी काम ना करे, क्योंकि उनकी अपने पार्टी के कई सांसद जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल लाए गए हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले को जिस तरह से टीएमसी सरकार ने कवर अप करने का प्रयास किया और जिस तरह से पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने घोटाले को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी और ये माहौल ममता बनर्जी समझती हैं। वे जानती हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है। शायद इसीलिए वो इतनी परेशान है और इस परेशानी में वे कुछ भी बोलती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।
दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की विकास गाथा में एक और अध्याय लिखा जा चुका है। मिजोरम की राजधानी आइजोल बैराबी सैरंग रेलवे लाइन के जरिए रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली नॉर्थ ईस्ट की चौथी राजधानी बन गई है। इससे पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को रेल से जोड़ा गया था, जबकि असम की राजधानी गुवाहाटी को 1950 में ही रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आज जहां हमारा देश रेलवे ट्रैक्स और रोड्स बिछाने में कीर्तिमान बना रहा है, वहां ये एक साधारण सी खबर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन और विकास की गाथा है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन अब ये भारत के विकास के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी केवल रेलवे लाइनों तक सीमित नहीं है। ये कहानी है नॉर्थ ईस्ट के नेग्लेक्ट की, उसकी ट्रेजेडी की और फिर उसके उद्धार की। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। मैं हूं आपके साथ विनीता। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दशकों तक नॉर्थ ईस्ट को मुख्यधारा से अलग रखा गया और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में इस क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नॉर्थ ईस्ट की कहानी को समझने के लिए हमें आजादी के शुरुआती दिनों में जाना होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, या यूं कहें कि ब्रिटिश शासन के आखिरी वायसराय की तरह व्यवहार करने वाले पंडित नेहरू ने पूर्वोत्तर के साथ एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस क्षेत्र को दशकों तक अलग थलग कर दिया। उस समय आर्मी चीफ जनरल करियप्पा ने नेहरू को सलाह दी थी कि नॉर्थ ईस्ट को विकसित करना जरूरी है ताकि वहां की आबादी को नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल किया जा सके। लेकिन नेहरू ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनकी नजर में एक ब्रिटिश मिशनरी वेरियर एल्विन की सलाह ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एल्विन ने नेहरू को सुझाव दिया कि नॉर्थ ईस्ट जो कई आदिवासी समुदायों का घर है, में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि उनकी प्राचीन विशेषताएं कंजर्व्ड रहें। लेकिन वेरियर एल्विन था कौन? वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश मिशनरी था जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने के बहाने भारत आया था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। एल्विन ने आदिवासी समुदायों, खासकर नाबालिग लड़कियों का शोषण किया। 40 साल की उम्र में उसने अपनी 13 साल की स्टूडेंट, एक आदिवासी लड़की कोसी से शादी की और उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल किया। ये वही एल्विन था जिसने नेहरू की मदद से पूर्वोत्तर में ईसाई धर्म का प्रसार किया और इस क्षेत्र को लगभग 50 साल तक अलग थलग रखने की नीति बनाई। इस नीति का नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर में चर्चों का जाल फैल गया, समुदायों के बीच आपसी मतभेद बढ़ा और ये क्षेत्र मेन स्ट्रीम से कट गया। इसी तरह 1947 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने भी पूर्वोत्तर को कभी भी विकास की नजर से नहीं देखा। उनके लिए ये क्षेत्र केवल एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जोन था। यहाँ के समृद्ध नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, तेल और फॉरेस्ट वेल्थ का जमकर दोहन किया गया, लेकिन उसका लाभ स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुंचा। नतीजा, आर्थिक कठिनाइयां, बेरोजगारी और उग्रवाद का जन्म। अगर हम गौर से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी की जड़ें इसी नेग्लेक्ट में छिपी हैं। नेताओं के इग्नोरेंस का अंदाजा उनके दौरे की संख्या से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर इतने दौरे नहीं किए जितने प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में कर लिया। इसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट को उतना ही अनदेखा किया जितना राजनीतिक नेतृत्व ने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2012 में असम में हुए दंगे हैं। उस समय CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने असम दंगों को 2002 के गुजरात दंगों की तरह कवर न कर पाने का बहाना बनाया। उनका तर्क, टायरनी ऑफ डिस्टेंस। आसान शब्दों में, जब कोई जगह देश के मुख्य हिस्सों से बहुत दूर होती है तो लोग, सरकार या मीडिया उसकी ओर उतना ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय चैनल का OV वैन गुवाहाटी में नहीं पहुंचा। ये बयान नॉर्थ ईस्ट के प्रति मीडिया की उदासीनता को साफ दर्शाता है। 2014 से पहले जब तक कोई चुनाव न होता, किसी को परवाह नहीं थी कि नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा है। मोटा मोटी देखा जाए तो इस क्षेत्र की असली ट्रेजेडी फिजिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक अलगाव थी जो नेताओं और मीडिया ने पैदा किया था। लेकिन फिर अच्छे दिन आए। 2014 के चुनाव में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की दशकों की उपेक्षा को देखा। उन्होंने इस क्षेत्र को भारत के साउथ ईस्ट एशिया के गेट के रूप में देखा। उनकी लुक ईस्ट नीति, जो अब एक्ट ईस्ट नीति बन चुकी है, ने पूर्वोत्तर के लिए खेल बदल दिया। अपने कार्यकाल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अगर देश का पश्चिमी क्षेत्र विकसित हो सकता है और देश के अन्य क्षेत्र विकसित हो सकते हैं तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें इस क्षेत्र को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर लाना होगा। हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल में
मैं देश के पश्चिमी छोर पर तो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मेरी बैंकिंग व्यवस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन पूरब का इलाका जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा पड़ी हुई है, जहां पर इतना सामर्थ्यवान मनुष्य बल है, मैं उसके विकास के लिए क्या करूंगा? इसलिए हमारे ज्योग्राफिकली भी मैपिंग करने की आवश्यकता है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस इन्वेस्टमेंट ने वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज को इस क्षेत्र का नया प्रतीक बना दिया है। मोदी सरकार के प्रयासों से मिलिटेंट एक्टिविटीज भी 74% कम हुई है। सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौतें 60% और 84% कम हुई हैं और मिलिटेंट्स ने भी हजारों की संख्या में सरेंडर किया है। नतीजतन अफसपा को कुछ जिलों से हटाया गया, जो दशकों में पहली बार हुआ। अब बात करते हैं आइजोल के नए रेलवे स्टेशन की, जो बैराबी सरांग रेलवे लाइन की 51.38 किलोमीटर लंबी है और इसमें 4 स्टेशन है: होटोकी, कावनपुई और मुआलखांग और सरांग। सरांग स्टेशन आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस परियोजना की लागत 8,213.72 करोड़ रुपए है और ये एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसमें 48 सुरंगें, 55 प्रमुख पुल और 87 छोटे पुल हैं। सबसे ऊंचा पिलर 104 मीटर है, जो कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। अब देखा जाए तो पीएम मोदी की सोच ने न केवल पूर्वोत्तर को नई दिशा दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीतिक सफलता दिलाई। त्रिपुरा में 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर मात्र 1.36% था, जो 2018 में 43.56% तक पहुंच गया। 2023 में भाजपा IPFT गठबंधन ने 60 में से 33 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। नागालैंड में भाजपा और उसकी सहयोगी NDPP ने 34 सीटें जीती, भाजपा ने 12 और NDPP ने 22। मेघालय में कॉनरेड संगमा की NPP ने 26 सीटें जीती और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। ये लगातार जीत केवल विरोधी भावना का नतीजा नहीं थी, बल्कि मोदी सरकार के ठोस काम का परिणाम थी। आइजोल का रेल नेटवर्क से जुड़ना केवल एक स्टेशन की कहानी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के पुनर्जन्म की कहानी है। जहां दूसरी पार्टियों के लिए यहाँ योजनाएं लागू करना टेढ़ी खीर था, वहीं मोदी और भाजपा के लिए ये बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर का 50 से अधिक बार दौरा किया है और 400 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ रणनीतिक यात्राएं की हैं। ये क्षेत्र अब भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहा है और इसका श्रेय मोदी सरकार की दूरदर्शिता हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारे कंटेंट कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं उनमें वहाँ की लगातार खराब हो रही इकोनॉमी का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि कैसे ईद के मौके पर कई ऐसे वीडियो आए जिनमें वहाँ की टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली। जिस इंडस्ट्री के चलते बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पिछले लगभग 1.5 दशक में बढ़ा था, वो इंडस्ट्री अब प्रॉब्लम से गुजर रही है। अच्छा, ये सब तब हो रहा है जब देश में मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली सरकार है और यूनुस खुद भी एक बड़े इकोनॉमिस्ट है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनुस के खुद एक इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद वहाँ की इकोनॉमी की हालात खराब क्यों हुई और जो हालात आज है वहाँ से बांग्लादेश आगे कहाँ जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं जयेश। तो जयेश, हमारी पिछली बातचीत में सेना और यूनुस सरकार के बीच बिगड़ते रिश्तों के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई थी वो थी बांग्लादेश की खराब होती इकोनॉमी, और आज ये चर्चा का एक बड़ा विषय है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है इकोनॉमी बिगड़ने का? देखो श्रेया, आम धारणा ये है कि इकोनॉमिस्ट लीडर के जो लीडरशिप है वाली सरकार है वो कम से कम इकोनॉमी के फ्रंट पर तो अच्छा ही करेगी, ये मानना होता है। पर अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हर इकोनॉमिस्ट अच्छी लीडरशिप दे सके, ये ज़रूरी नहीं है। और यही बात हाल में बांग्लादेश के उद्योगपतियों के बयान से साबित होती है। वहाँ के उद्योगपति आज ऐसा मानते हैं कि यूनुस सरकार वसूली पर उतर आई है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार उन सर्विस के लिए पैसे वसूल रही है जो वो दे भी नहीं रही है, एक्सपोर्ट्स ऑर्डर लगातार कम होते जा रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो जयेश, क्या ये कहा जा सकता है कि एज एन इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस फेल हो रहे हैं? फिर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हर इकोनॉमिस्ट लीडर की प्रायोरिटी देश की अर्थव्यवस्था हो, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड लीडर तो है नहीं, उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत लाया गया है। ऐसे में देश का भला या नागरिकों का भला उनकी प्रायोरिटी में हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, आप ये बात ऐसे समझिए कि मोहम्मद यूनुस सेमिनार सर्किट में भाषणों और थ्योरी के जरिए गरीबी दूर करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं।
उन्हें नोबेल भी इन्हीं भाषणों के लिए ही मिला है। वे अधिकतर बांग्लादेश से बाहर रहे हैं और बांग्लादेश की बहुत अच्छी समझ उनको है नहीं, और शायद उन्हें सत्ता में लाने के लिए यही उनका क्वालिफिकेशन था। तो यहाँ बात इकोनॉमिक्स के नॉलेज की नहीं है श्रेया, यहाँ बात है प्रायोरिटी और नीयत की। तो जयेश, क्या मोहम्मद यूनुस की नीयत ये नहीं है कि देश की इकोनॉमी ग्रो करे? ये वे कैसे रिफॉर्म्स करें जिससे इकोनॉमी में सुधार हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूनुस और उनके एडवाइज़र चूँकि सत्ता में बैठाए जाने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा विदेशों से लाए गए हैं, तो वे देश के लिए काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, यूनुस को राजनीति और डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके गवर्नेंस का कोई भी अनुभव नहीं है। उन्हें टूल किट के जरिए लाया गया है, इसलिए वे टूल किट के अनुसार ही सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। तो क्या यूनुस की प्रायोरिटी सत्ता में बना रहना है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जयेश? एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने भारत को बांग्लादेश के लोगों की निगाह में विलेन बनाना था, और तो उन्होंने ये कहानी बनाई कि भारत बांग्लादेश में अपना साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है। दरअसल वह और उनके लिए प्रोपेगेंडा करने वाले लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत शेख हसीना के जरिए बांग्लादेश पर शासन कर रहा था, और कुछ हद तक ये बात प्रोजेक्ट करवाने में वो सफल भी रहे कि वे एकमात्र नेता हैं जो भारत को रोक सकते हैं। अब देखो, डोमेस्टिक ऑडियंस को सुनाने के लिए तो ये कहानी ठीक लग सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है? आपको क्या लगता है वैसे, क्या ये बात सच है जयेश? बिल्कुल भी नहीं। इस बात का सच से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे इकोनॉमी की ही बात ले लो। बांग्लादेश को पूरी दुनिया में जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, उसमें भारतीय उद्योगपतियों का काफ़ी पैसा लगा था, उनकी तकनीक भी लगी थी। देखा जाए तो हमारे यहाँ की तमाम बड़ी कंपनियों ने बांग्लादेश में अपने यूनिट लगा रखे थे। ऊपर से मशीन से लेकर रॉ मटेरियल तक अपने देश से जाता था। यार्न से लेकर के रॉ कॉटन की आपूर्ति भी भारत से होती थी। फिर जब 2024 के जुलाई और अगस्त में वहाँ हालात ख़राब हुए, तो हमारे इन्वेस्टर्स ने वहाँ से निकलना सही समझा, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। और एक बात, बांग्लादेश सरकार का अधिकतर रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रेड से वसूले जाने वाले टैक्स से है, तो जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई तो रेवेन्यू भी कम होगा ही। और फिर रही सही कसर तो यूनुस के बड़बोलेपन ने पूरी ही कर दी है। यूनुस के बड़बोलेपन ने? कैसे? ऐसा क्या किया जयेश यूनुस ने? देखिए, हमने देखा है ना कि यूनुस कैसे चीन गए और वहाँ पब्लिकली ये कहा कि बांग्लादेश का अपने इलाके में समुद्र पर कब्जा है, और उधर भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट लैंडलॉक्ड हैं। 7 स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में आने का इन्विटेशन दिया और सलाह दी कि चीन इस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसे हर जगह का मार्केट मिले। अब देखो, कोई भी लीडर जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जरा सी भी समझ होगी, वो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात तो कहेगा नहीं। पर यूनुस ठहरे टूल किट के प्रोडक्ट, और इसलिए कह बैठे, और यही है यूनुस का बड़बोलापन। तो इसका क्या असर हुआ? मेरा मतलब, हमारी सरकार ने उनकी बात को कैसे लिया फिर जयेश? फिर देखिए, एक बात तो जग जाहिर है कि बांग्लादेश को भारतीय सामानों के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये बात आज से नहीं है बल्कि पिछले लगभग 5 दशकों से है। इसके साथ ही बांग्लादेश कुछ सामान ऐसे बनाता है जिसके लिए भारत में एक ठीक ठाक साइज का मार्केट है। इनमें टेक्सटाइल हो गए और अपैरल हैं, और कुछ प्रोसेस फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं। इनकी डिमांड भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफ़ी ज़्यादा है। अब देखा जाए तो ये एक तरह का इकोसिस्टम है जिसके तहत बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदता है, और उन्हें प्रोसेस करके उन 7 स्टेट्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर बेचता रहा है। रही बात भारत के सामान खरीदने की, तो बांग्लादेश भारत से लगभग सब कुछ खरीदता है। मसाले, स्टील, प्याज, चावल, मोटर पार्ट्स, चीनी, चाय और बहुत कुछ, यहाँ तक कि स्टोन भी खरीदता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो गिट्टी की ज़रूरत होती है ना, वो भी बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता है। तो इससे आप ये समझो कि बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर इस स्तर की है। जहाँ तक कि एक्सपोर्ट का सवाल है, तो बांग्लादेश भारत को करीब 150 करोड़ डॉलर के सामान बेचता था। इनमें से लगभग 30% टेक्सटाइल और बाकी फूड प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स थे। तो क्या मतलब भारत ने इन सामानों पर अब रोक लगा दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने रोक नहीं लगाई है। हाँ, जैसा मैंने कहा ना कि यूनुस के बड़बोलेपन की वजह से भारत ने कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिए हैं जिसके कारण बांग्लादेश का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे भारत ने एक समझौते के तहत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपने कस्टम्स पोर्ट का इस्तेमाल अलाउ किया था। ये ऐसी सुविधा थी जो हमने बांग्लादेश को गुडविल जेस्चर के तौर पर दे रखी थी।
इसके कारण बांग्लादेश के लिए नेपाल हो गया, भूटान और इसके साथ कई और एशियाई देश में अपना सामान ले जाना बड़ा आसान था। अब सुरक्षा कारणों से हमने ये सुविधा विड्रॉ कर ली है। इस समय बांग्लादेश के साथ हमारे लैंड पोर्ट केवल 3 जगह खुले हैं। एक पश्चिम बंगाल में है, दूसरा पोर्ट सी पोर्ट बंगाल है और तीसरा मुंबई में है। अब इस फैसले का असर ये हुआ है कि बांग्लादेशी गुड्स के लिए एक बड़ा मार्केट अब उपलब्ध नहीं रह गया है। बड़ा मार्केट जयेश, यानी हमारे अपने देश का मार्केट? हाँ बिल्कुल, बड़ा मार्केट। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखो, बांग्लादेश जो भी सामान को भारत को एक्सपोर्ट करता है वो लो कॉस्ट आइटम है, इसलिए ये सारे सामान इंटरनेशनल ट्रेड में कॉम्पिटिटिव बने रहें, उसके लिए उनका लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो कम रखना पड़ता है। अब चूंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और नेपाल और भूटान जैसे देश बांग्लादेश से अधिक दूरी पर नहीं है, इसलिए ये सामान इन जगहों में कम कॉस्ट के कारण प्रेफर किए जाते थे। लगभग 1.5 दशक तक ट्रेड के बाद एक स्थायी कस्टमर बेस बांग्लादेश के व्यापारियों को मिल गया था। अच्छा, इसके कारण ही लोगों ने वहाँ एक्सपेंशन भी कर लिया था। तो जब से भारत ने लैंड और सी पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो ये सामान अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कम्पिटिटिव नहीं रह गए। तो मतलब इन आइटम्स के महंगे होने के कारण उनके प्राइसेस अट्रैक्टिव नहीं रहे अब? हाँ, यही तो हुआ है ना। ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हमने सुरक्षा को देखते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सारे लैंड कस्टम पोर्ट बंद कर दिए हैं। सी पोर्ट भी अब बांग्लादेश के लिए केवल 2 ही उपलब्ध हैं, कोलकाता पोर्ट और नवी मुंबई का नवसेवा पोर्ट। कोलकाता पोर्ट में बड़े शिप आते नहीं हैं। नवी मुंबई के पोर्ट तक बांग्लादेश से शिप पहुंचने में अब कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से चलकर श्रीलंका होते हुए मुंबई जाना होगा। अब मुंबई से वही सामान नॉर्थ ईस्ट या नेपाल जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो भारत के एक फैसले से बांग्लादेश के लिए कम से कम पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा जयेश फिर? देखो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो ये हुआ है कि बांग्लादेश को जो पश्चिमी देशों का पैरेलल बाजार मिलता था वो अब भारत के साथ और देशों के पास आने लगा है। दूसरा ये है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अब नए इन्वेस्टमेंट आएंगे ताकि वहाँ के सामान की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक बार ऐसा हो जाएगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वहीं खप जाएगा। इससे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। पर मोहम्मद यूनुस क्या ये सब ठीक कर पाएंगे फिर? देखो, जहाँ तक मोहम्मद यूनुस की बात है तो उन्हें समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह से अपने उद्देश्यों को पाने के लिए जल्दी में उतावले हैं, उससे बांग्लादेश पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि टूल किट से जियोपॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। आप पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा तो चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा से पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स नहीं चला सकते। तो जयेश, आप ज़रा इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़? ठीक है। जैसे आप देखो कि जब यूनुस शासन में आए तब भारत को बांग्लादेश का दुश्मन बताने के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 26 लाख भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। इसे लेकर बड़ा बवाल हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि ये भारतीय मजदूर आखिर गए कहाँ, उन्हें देश से निकाला गया या ये अभी भी वहीं हैं। इसका एक और उदाहरण ये देखो कि सत्ता में आते ही इनके लोगों ने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि अदानी ग्रुप बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करता है वो नॉर्मल रेट से 50% ज़्यादा है। इस प्रोपेगेंडा के बावजूद इनकी सरकार ने अदानी ग्रुप पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है और आज भी ये बिजली के लिए अदानी ग्रुप पर ही निर्भर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देश और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हातिम ताई और मुनीर शामी की कहानियों से नहीं चलती है, वो चलती है तो ठोस काम से। इकोनॉमी को कोई इकोनॉमिस्ट लीडर कैसे चलाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी नीयत क्या है। फिलहाल इकोनॉमिस्ट रिफॉर्म के नाम पर यूनुस ने कुछ भी नहीं किया है, और अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो कुछ भी उखाड़ा नहीं है, और यही कारण है कि निकट भविष्य में बांग्लादेश की इकोनॉमी पर अब बड़ा खतरा है। थैंक यू सो मच जयेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए और इनफैक्ट हमारे दर्शकों को बांग्लादेश की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और इनफैक्ट ऐसे एक्सप्लेनर्स के लिए अगर आपके भी कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को आप फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, उसका लोहा तो दुनिया ने माना, लेकिन देश के अंदर बैठे कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को बड़ी परेशानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया और इस बार 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए
इस्तेमाल किया। सुनिए ममता बनर्जी का वो बयान पहले आप। Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? यहाँ ममता बनर्जी कह रही हैं कि कृपया याद रखें कि हर महिला का सम्मान होता है, वे केवल अपने पति से ही सिंदूर स्वीकार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते? सवाल ये कि ममता बनर्जी बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क के कुछ भी क्यों बोलती हैं? किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के निजी मामलों को अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया आपको? यहाँ ममता बनर्जी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी आपके निजी जीवन से जुड़े मामलों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा है? अगर बंगाल में विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य की घटनाओं को लेकर आपकी सरकार पर हमलावर है तो आप भी मुद्दों के साथ लड़िए ना। लेकिन सेना के एक बड़े ऑपरेशन से जुड़े मुद्दे को आप किसी की पर्सनल लाइफ से जोड़ते हुए इतने निचले स्तर की राजनीति कर रही हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक बदले के लिए शब्दों की मर्यादा भी भूल जाएगा? प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को सिखाने की जरूरत है क्या? देखा जाए तो ममता बनर्जी इन दिनों इसलिए भी ज्यादा बौखलाई हुई हैं क्योंकि अगले वर्ष बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल के दिनों में चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, मुर्शिदाबाद हिंसा हो या आरजीकर में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या हो, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, जिसे लेकर राज्य की महिलाओं में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ ज्यादा गुस्सा है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब महिला के सम्मान और सिंदूर की बात कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे आज जिस सिंदूर के सम्मान की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, इन्हीं ममता दीदी ने माथे पर तिलक लगाने तक से कभी मना कर दिया था। सोचिए जरा, जो व्यक्ति माथे पर लगाए जाने वाले तिलक को मना कर दे, क्या वो सिंदूर की महिमा को समझ सकता है? ममता बनर्जी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज कर रही हैं, ये उनकी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। और विडंबना देखिए, आज जिस सिंदूर के नाम को लेकर ममता बनर्जी हर दिन कभी केंद्र सरकार को तो कभी प्रधानमंत्री मोदी पर घटिया बयानबाजी कर रही हैं, क्या ममता बनर्जी सिंदूर के महत्व को नहीं समझती? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विजयादशमी के मौके पर सालों से चली आ रही सिंदूर खेला की परंपरा को नहीं जानती? दशहरे के मौके पर जिन माँ दुर्गा और माँ काली की पूजा होती है, उन्हें सुहागिन महिलाएं सिंदूर अर्पित करती हैं, इसका महत्व ममता बनर्जी नहीं जानती? क्या सिंदूर कोई मामूली सी चीज है जिसे लेकर ममता बनर्जी को अब इतनी आपत्ति हो गई है कि वे भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, त्याग और सौभाग्य के चिन्ह को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगी? आज इसी सिंदूर को आतंक के खिलाफ एक शक्तिशाली जवाब के रूप में जब ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, तो इसमें भी ममता बनर्जी सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रही हैं। ममता बनर्जी की इस ओछी राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आ रही हमारे भारतीय जवानों की अपने धर्म और आस्था से जुड़ी ये तस्वीरें कैसे किसी की आंखों को खटक सकती हैं? क्या एक भारतीय सेना जवान का सेवा परमो धर्म वाला सिद्धांत उसे अपनी आस्था से दूर रखने की सलाह देता है? जी नहीं, बल्कि ज्वाला माता की जय से लेकर बोल बजरंगबली की जय वाले युद्ध घोष तो हमारे जवानों के अंदर दोगुनी देशभक्ति और जोश भर देते हैं। बजरंगबली की जय, रामचंद्र की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय। पर अफसोस, इसमें भी कुछ टूलकिट एजेंडाकारी अपना प्रोपोगंडा चलाना नहीं भूलते। अब आप इंडिया टुडे जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी को ही ले लें। भारतीय सेना के चीफ उपेंद्र तिवारी की जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ इस तस्वीर को पोस्ट कर मिस प्रीति ने क्या ही शर्मनाक और सिलेक्टिवली चोजन नैरेटिव खेला। देखिए कैसे इस तस्वीर को पोस्ट कर वे लिखती हैं कि शुड द आर्मी चीफ इन यूनिफॉर्म हैव गॉन टू मीट अ रिलीजियस गुरु? Personal visit? No issue, but the minute the chief adorns the uniform, it's an official visit. Doubt if it's ever happened. When soldiers pass out of the academy, they swear an oath to the Constitution. The Constitution is the holy book and everything is measured in one color, olive green. Was that proverbial line crossed? So Miss Preeti, it's you who has crossed the line here. एक भारतीय सैनिक का संविधान की शपथ लेना उसे अपने धर्म को मानने से कभी मना नहीं करता। वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि सेना में धर्म को मानना तो हमारे सैनिकों की ताकत बनती है। युद्ध के समय अपने भगवान को याद करना और उसका उद्घोष करना तो उनकी ऊर्जा का साधन है।
तो आखिर क्यों प्रीति जी आपको हमारे सैनिकों की शक्ति के साधन से इतनी दिक्कत हो गई? और आपको करेक्ट करते हुए मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय सेना प्रमुख का ये विजिट कोई पर्सनल नहीं था। चित्रकूट पहुंचे इंडियन आर्मी चीफ ने जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी और वहां के सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में बच्चों और वहां के फैकल्टी से भी मुलाकात की। ये दौरा दरअसल सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में लगे प्रतिष्ठित संस्थानों को समझना और उसे भारतीय सेना से जोड़ते हुए विकसित भारत के उस विजन को हासिल करने का दौरा था। इसमें सैन्य नागरिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, ये प्रैक्टिस कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से होता आया है। पर दुख की बात है कि एजेंडाबाज प्रीति चौधरी जैसे पत्रकार इसमें भी नुक्स निकालना नहीं भूलते। खैर, इसी के साथ इन तथाकथित पत्रकार ने एक और भ्रामक वाक्य लिखते हुए कहा कि उनके पिता आर्मी के जिस डोगरा रेजिमेंट में थे उसका वॉर क्राई यानी युद्ध घोष दुर्गा माता की जय हुआ करता था। पर उसके बावजूद धर्म की परवाह किए बिना यह युद्ध नारा 1965 में पीर पंजाल रेंज में गूंजा था, जिसमें 30% सिख थे। तो आदरणीय प्रीति जी, धर्म कभी भी भारतीय सशस्त्र बलों के कर्तव्य और वीरता के आड़े नहीं आया है और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रीति जी आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करते हुए बता दूं कि जिस डोगरा रेजिमेंट की आप बात कर रही हैं उसका युद्ध घोष ज्वाला माता की जय है। और दूसरी बात यह कि धर्म हमेशा से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए केंद्रित ही रहा है। और ये बात हम नहीं बल्कि एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने भी ट्वीट कर ये फोटो शेयर करते हुए कहा है कि मंदिर जाने पर सवाल उठाने की ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। हम बिना किसी भेदभाव के हर दरवाजे पर अपने सैनिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनकी ये शेयर की हुई तस्वीर अन्य कश्मीरी नागरिकों के साथ मस्जिद में प्रार्थना करते हुए की है और वे ये गुरुद्वारों और चर्च में भी करते हैं क्योंकि सैनिकों का दिल देश के लिए एक ही है। तो अगर कोई सैनिक मंदिर जाकर प्रार्थना करता है तो उसे भी जज नहीं किया जाना चाहिए। पर क्या करें प्रीति जी, आपकी आदत ही ऐसी है। आप अपनी इस आदत से मजबूर हैं और अपने मोदी विरोधी एजेंडा में कभी कभी इतना खो जाती हैं कि वे इस सीमा रेखा को पार कर भारत विरोध क्षेत्र में घुस जाती हैं। वैसे प्रीति के अलावा टूलकिट इकोसिस्टम के और भी कई लोगों ने इस बात को नैरेटिव बना सोशल मीडिया पर शेयर किया, जैसे ये कांग्रेस लॉयलिस्ट मृणाल पांडे। कांग्रेसी माउथपीस नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मृणाल भारतीय सेना प्रमुख की इस तस्वीर को कोट कर लिखती हैं कि अगला युद्ध गदा से लड़ा जाएगा। तो मिस वामपंथी, हनुमान जी ने इसी गदा के साथ श्री राम की सेना में भाग लेकर रावण को हराया था और आज इसी गदा को श्री रामभद्राचार्य ने भारतीय सेना प्रमुख को एक राम मंत्र दीक्षा के रूप में दिया, जैसे माता सीता ने हनुमान जी को दिया था लंका पे विजय से पहले, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में रामभद्राचार्य जी ने पीओके मांगा है। वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दीक्षा है। तो मृणाल जी, कृपया करके आप अपनी वामपंथी सोच से हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मैं यहाँ एक और कांग्रेस के वफादार अजय कामत से मिलवाती हूँ, जो एक तरफ भारतीय सेना को इफ्तार पार्टी को लेकर किए गए ट्वीट को डिलीट करने पर कटाक्ष करते हैं, पर वहीं दूसरी ओर उन्हें भारतीय सेना प्रमुख का रामभद्राचार्य से मुलाकात करना एम्बैरेसिंग लगता है। वारे पप्पू गैंग की धर्म विरोधी सेना, जो पार्टी या जिस टूलकिट इकोसिस्टम के लोग हमारी भारतीय सेना पर ही आउटरीच करने से पहले 2 बार नहीं सोचते, वे कहां से देश की सत्ता पर राज करने का विचार रखते हैं। और ये केवल भारतीय सेना ही नहीं है जो अपने धर्म और आस्था का पालन करती है, बल्कि अमेरिका से लेकर कनाडा और इटली तक की सेनाएं अपने अपने धर्म को बड़ी सहजता के साथ पालन करते हुए इस रास्ते पर चलती हैं। धर्म और देश का पालन दोनों एक साथ किया जा सकता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें और अभी हमारा नया बनाया हुआ एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक हमने यहाँ अटैच कर दिया, तो प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। अरे कौन आ गया? इतिहास छोड़ अखिल ब्रह्मांड पर ज्ञान ठेलने वाला लौट आया। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां राजा का चूर्ण बेचने वाला ओझा सर रंगे हाथों पकड़े गए हैं बकैती करते हुए। क्या? ये क्या बक रहे हो?
बड़बोलापन जो है ना वो व्यक्ति को छोटा कर देता है। बड़बोलापन व्यक्ति को छोटा कर देता है। वाह, क्या ऊंची बात कह दी अवध ओझा जी ने। अपने कद से भी बड़ी बात, लगता है कद से बड़े संस्कार हैं ओझा जी के। लेकिन एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था आपने। क्या बात है, ये है ना कद से बड़ी बात, ये बड़बोलापन थोड़े ना है। खैर ओझा जी आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, शायद गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चों की, इसलिए अपने गांव की तरफ गए हैं। दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद इतने अंडरग्राउंड तो खुद केजरीवाल नहीं हुए जितने ओझा जी हो गए थे। ओझा जी बाहर आ गए हैं, लेकिन वो आदत अब भी नहीं गई है। शायद उम्र के साथ साथ कुछ आदतें पक्की हो जाती होंगी। ओझा जी की भी वही बकैती वाली आदत पक्की होती जा रही है। 27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी, विजनरी नेता हैं और उनकी 210 सीट के आसपास। 27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, 210 सीट के आसपास आएगी, ये दावा कर रहे हैं। ओझा जी की अपनी पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गई। जिन अरविंद केजरीवाल की वो 2029 में देश का प्रधानमंत्री घोषित कर चुके थे, वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। खुद अवध ओझा दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनने निकले थे। क्या बोला तूने? अरे भाई सही तो बोल रहा हूँ। इसीलिए तो वो मनीष सिसोदिया आपके पूर्व शिक्षा मंत्री की सीट से चुनाव लड़े थे और बोले थे कि अब क्रांति आएगी, अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। लेकिन क्रांति की वो झाग है कि तुरंत बैठ गई। अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा वाला दावा तो अलग लेवल की बकैती थी। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। बकैती करो रात भर और सीट आए। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब आप इसे बकैती न कहोगे तो क्या कहोगे? खुद की सीट बचा नहीं पाए और अब दूसरे को झाड़ पर चढ़ाने निकल गए कि साहब इतनी सीटें आ जाएंगी। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी, विजनरी नेता है। ये तो वही बात हो गई कि अपनी फटी पड़ी है और दूसरे की सिलने में लगे हो जूतियां। यूपीएससी में बकैती का अगर सब्जेक्ट होता तो कसम केजरीवाल की, ओझा जी उसमें टॉप कर जाते। इसी बहाने लोग यूपीएससी फेल राजा के तंज तो न कसते। बकैती का इतिहास तो ओझा जी का पुराना रहा है। आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो आप जाते जाते एक बार फिर उनकी ये बकैतियाँ देखते जाइए। देखो भैया, पढ़ाएंगे और इतना ऐसा पढ़ाएंगे कि जैसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर दलित से भगवान बन गए, ऐसे आप सबके बच्चे भगवान बनेंगे। जैसे कि 1947 में जब भारत पैदा हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। तबलीन सिंह ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो पाकिस्तान में एडिट हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर इंडियन एयरफोर्स का मजाक बन रहा था, वो भी तब जब देश ऑपरेशन सिंदूर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक से गरज रहा है। अब सोचिए, अगर ये फर्जी वीडियो किसी मौलवी ने या ISI चैनल ने पोस्ट किया होता तो हम उसे देश विरोधी मानते, लेकिन जब वही काम एक वेतरन जर्नलिस्ट कर रही हो, तब क्या ये सिर्फ भूल है या एक एजेंडा? नमस्कार, मैं हूं रानू सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने वाले हैं तलवीन सिंह की, जो अपने आप को एक वेतरन जर्नलिस्ट कहती है। उन्होंने कल यानी 28 मई को एक वीडियो अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। ऐसा वीडियो जो पाकिस्तान में एडिट हुआ था, पाकिस्तान में बनाया गया था और पाकिस्तान के अपने लोगों को ही बेवकूफ बनाने के लिए सर्कुलेट किया गया था। India, they spent billions on these brand new Rafale jets, very sleek, very fast. French jets, they were supposed to dominate the skies, and what happened? Pakistan took them down like it was Call of Duty, absolutely unbelievable. So I called France. I said, is there something wrong with the jets? And they told me, and I'm quoting here, Mr. President, it's not the jets, it's the pilots. That's tough, folks, very tough. India, great country, but maybe time for some flying lessons, or at least read the manual. You don't win wars with price tags, you win with skill and leadership. वीडियो में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़ा रहे हैं।
कहते हैं कि राफेल जेट्स फेल हो गए हैं और फ्रांस भी अब इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इस फेक वीडियो के कैप्शन में तलवीन सिंह लिखती हैं, इफ दिस इज नॉट अ फेक, वी शुड बी क्लियर दैट ट्रंप इज नॉट इम्प्रेस्ड विद ऑपरेशन सिंदूर। मैडम, अगर आपको शक था कि ये फेक वीडियो हो सकता है तो पोस्ट करने से पहले वेरीफाई करना किसकी जिम्मेदारी थी? जर्नलिस्ट होने का मतलब सिर्फ ओपिनियन देना नहीं होता, फैक्ट्स वेरीफाई करना भी होता है। अगर ट्रंप ने वाकई ऐसा कुछ बोला होता तो ये ग्लोबल न्यूज चैनल की हेडलाइन होती। पाकिस्तान इसे लेकर चेस्ट थम्पिंग करता, भारत की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आता, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये वीडियो झूठा था, एडिट किया गया, फैब्रिकेटेड था और तलवीन सिंह ने उसे जानकर वायरल किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कुछ कंफ्यूज्ड फॉलोअर्स उस वीडियो को सच मान लेंगे। उनके झूठे नरेटिव में एक और लेयर जुड़ जाएगी। कमेंट्स में लोग तुरंत बताने लगे कि वीडियो फेक है, पर तलवीन ने पोस्ट डिलीट नहीं किया। और ये पहली बार नहीं है जब तलवीन सिंह झूठ या मिस इन्फॉर्म चीजें फैला रही है। उनका ट्रम्प वीडियो तो बस लेटेस्ट एपिसोड है। इससे पहले भी उनका एक पैटर्न रहा है, बिना वेरीफाई किए सेंसेशनल बात लिख देना या देश के डेवलपमेंट को ताना मार के दिखाना। याद कीजिए दिसंबर 2021 का इंसिडेंट। एक 8 साल का दलित बच्चा मथुरा के एक गांव में पानी में डूबकर मर गया था, मगर तलवीन सिंह ने ट्विटर पर लिख दिया कि उस पर एसिड डाला गया था और ब्लेम डाल दिया ठाकुर कम्युनिटी पर। उन्होंने लिखा, येट अनदर हॉरर स्टोरी। उस दिन मथुरा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिलीज करके कंफर्म किया, डेथ बाय ड्रोनिंग, नो एसिड, नो फॉल प्ले। उनका ट्वीट क्लियर कर रहा था कि फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड। मगर तलवीन सिंह ने ट्वीट डिलीट किया क्या? नहीं, क्योंकि इंटेंशन था नैरेटिव सेट करना, फैक्ट्स बाद में देखेंगे। और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे ऊपर आता है। देश के लिए उनका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एक ड्रीम था, एक विजन था भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जोड़ने का। और आज भी उस नेटवर्क से पूरा भारत बेनिफिट ले रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, टूरिज्म हो या ट्रैवल कन्वीनियंस। लेकिन तलवीन सिंह ने इंडिया टुडे में एक पूरा आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम हाईवे प्रोजेक्ट इज अ नाइटमेयर फॉर टैक्स पेयर्स। क्या इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं एक नेशन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम की, ट्रैवल टाइम बचाया और भारत को फिजिकली कनेक्ट किया। उस आर्टिकल में उन्होंने रोड्स की कॉस्ट, फंडिंग मॉडल और टोल्स को लेकर अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, एज इफ पूरा प्रोजेक्ट एक फेलियर हो। जबकि रियलिटी ये है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दिया और आज भी हाईवे इकोनॉमी भारत की ग्रोथ का इंजन है। तलवीन सिंह का नैरेटिव सिंपल है, इंडिया के पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के हर एफर्ट को या तो मॉक करो या झूठ फैला के डाइल्यूट करो। चाहे वो वाजपेयी हो, चाहे मोदी, चाहे इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, उनका लेंस हमेशा साइनिज्म का है। अब आप समझ रहे हो ना, जब जर्नलिज्म का चोला पहनकर कोई पर्सनल बायस और एजेंडा पुश करे तो उसका नुकसान सिर्फ सच को नहीं होता बल्कि डेमोक्रेसी और पब्लिक ट्रस्ट को भी होता है। तलवीन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड एक दो झूठ का नहीं, ये एक पैटर्न है। तलवीन सिंह का जर्नलिज्म कब का खत्म हो चुका है, अब जो बचा है वो एक सिलेक्टिव एजेंडा ड्रिवन एक्टिविज्म डिस्गाइज्ड एज जर्नलिज्म है, जिसमें इंडिया के पॉजिटिव एफर्ट्स को डिलेजिटिमाइज करना होता है और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को लिबरल वॉइस के रूप में ग्लोरीफाई करना होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तीन सर्जिकल स्ट्राइक किया, 6 किया, 11 किया, 15 किया। अरे कब किया, कहाँ किया? परेशान हो गए हम लोग 10 साल से, ये भी परेशान हो गए हैं, हम भी परेशान हो गए। बताओ फिर। मार्केट में एक नया मजाक चल रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गई सर्जिकल स्ट्राइक का। कोई कह रहा है कांग्रेस ने 9 सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, कोई कह रहा है 6 सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, कोई कह रहा है 15 करवाई। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना प्रश्न है कि कहाँ करवाई, ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसके बारे में सेना तक को नहीं पता पर कांग्रेस नेताओं को पता है? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ऑफिस के अंदर हुई है कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमने करवाई है सर्जिकल स्ट्राइक, हमने करवाई है। अरे रुक जाइए, बस कीजिए। क्यों बिना सबूत आतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी सर्जिकल स्ट्राइक इतनी सीक्रेट रही है कि आज तक हमको क्या, पाकिस्तान को नहीं पता चला कि कहां हुई है, किधर हुई है। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट।
दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के चेहरे से आतंकवाद के नकाब को हटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल टीम का हिस्सा है और दुनिया में घूमकर वे बखूबी अपना काम भी कर रहे हैं। इसी दौरान शशि थरूर ने पनामा में बयान दिया कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसे लेकर उनसे पहले से नाराज चल रहे कांग्रेस हाईकमान अब और अच्छा खासा नाराज हो गया है। पवन खेड़ा अपनी तपस्या बढ़ाते हुए अपने ही नेता को अटैक कर रहे हैं। कोशिश ये साबित करने की है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो कांग्रेस के जमाने से ही होती आई है, बस पार्टी ने कभी शो ऑफ नहीं किया। अरे भाई, जो पार्टी कभी ये भूलने नहीं देती कि आजादी और देश गांधी परिवार की बपौती है, जो पार्टी इसरो से लेकर कंप्यूटर तक कचरे गांधी परिवार से बाहर नहीं जाने देती, आपको लगता है वो सर्जिकल स्ट्राइक करके इतनी बड़ी बात अपने पेट में दबाकर बैठ जाती? कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक करती तो अब तक देश को एहसान के नीचे दबा दबा कर 3-4 इलेक्शन तो ऐसे ही जीत चुकी होती। फिर भी इनकी बकैती पर बात कर ही लेते हैं। कांग्रेस नेता ने तो दावा कर रहे हैं कि यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, पर कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई इस पर बैठकर सहमति नहीं बनाई। अब देखिए ना, 2018 में राहुल गांधी ने कहा था कि यूपीए ने 3 सर्जिकल स्ट्राइक की, पर इसका शो ऑफ नहीं किया। 2019 में कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने का श्रेय लेने के लिए भाजपा की आलोचना कर दावा किया था कि यूपीए सरकार ने 2008 से 2014 के बीच 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे केसीआर ने भी 2019 में ही दावा कर कहा था कि कांग्रेस ने कुल 11 सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। फिर 2019 में ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के काल में 15 सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, जिन पर बात नहीं की जाती है। पवन खेड़ा और शरद पवार भी ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के काल में तो बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। तो बताना था ना कि हुई हैं, हमें नहीं, कम से कम पाकिस्तान को तो पता चलता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये कौन सी सीक्रेटिव स्ट्राइक्स है जिनका पता ना तो पाकिस्तान को चला, ना दुनिया को, ना देश को। कम से कम ऐसे मिलिट्री एक्शन से जियोपॉलिटिकल गेन तो मिल सकता था, पर आपने तो इसे सीक्रेट ही रखा। और जैसे ही मोदी सरकार ने पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक की, ये लोग बताने आ गए कि हमने तो ये पहले से कर रखा है। अरे कम से कम एक नंबर तो कंफर्म कर लेते। अभी तक हम यही कंफ्यूजन में थे कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं। अब ये कंफ्यूजन है कि भाई कितनी की है। वैसे एक कंफ्यूजन तो इंडियन आर्मी ने दूर कर दी है। सेना के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये बताए कि 29 सितंबर 2016 से पहले एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ये बात डीजीएमओ ने एक आरटीआई के जवाब में यूपीए और कांग्रेस के इस दावे पर विराम लगा दिया कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए थे। लीजिए, कांग्रेस के दावों का कबूतर तो बैठने से पहले ही उड़ गया। रही बात सेना के सम्मान और मिलिट्री एक्शन की, तो पूरे देश को पता है कि यूपीए काल में सेना के हाथ किसने बांध रखे थे। 26/11 हमलों के बाद वायुसेना पूरी तरह पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उल्टा पाकिस्तान को रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेजकर आतंकवादियों पर एक्शन की मांग करते रहे। सेना को यूपीए काल में कितनी छूट दी गई थी, उसके लिए आप एक्स कर्नल को देखिए, जो बता रहे हैं कि सरकार ने उनसे मुंह तोड़ जवाब देने का अधिकार तक छीन लिया और उनके हाथ बांध दिए। चलिए, अच्छा किया आपने बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक आपके जमाने में भी हुई। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स कहते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर यह बता देता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक आपके द्वारा नहीं करवाई गई, बल्कि आपके बावजूद की गई। सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई उस माहौल में जब सरकार ने फौज से वो राइट तक छीन लिया कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जब हमारे हाथ पीछे बांध दिए गए, जब जवानों ने पलट पलट के पूछा कि साहब वो तो हमारे बंदे मारते जा रहे हैं, हम बदला कब लेंगे। जब उनके जवानों का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सीमा पार करके हमारी बटालियंस के अंदर अटैक करके हमारे जवानों के शीश काट कर ले जाने लगे। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक नंबर्स की, तो इसका डेटा ना गृह मंत्रालय के पास है, ना भारतीय सेना के पास। ये ऐसा मैजिकल नंबर है जो सिर्फ कांग्रेस के पास है, वो भी हर नेता के बयान के बाद बढ़ जाता है। सच कहें तो कांग्रेस काल में सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ देश के अंदर ही हुई है। 2G स्कैम, चारा घोटाला, नेशनल हेराल्ड, जीप स्कैम, ये सब कांग्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं जो हुई भी हैं और देश को अच्छे तरीके से याद भी हैं। बाकी कांग्रेस के इस खोखले दावे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आज पूरी दुनिया भारत की इकोनॉमी पर भरोसा करती है और ये हम यूं ही नहीं कह रहे। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा ये शो करता है। लेकिन ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है और भारत की इस मजबूत स्थिति के पीछे किसका हाथ है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एफडीआई क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई तब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या एंटिटी किसी दूसरे देश के बिजनेस, फैक्ट्री या प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाती है। ये
ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक देश की इकोनॉमी और उसके फ्यूचर पर भरोसा का प्रतीक है। और जब बात भारत की आती है तो ये भरोसा नई ऊंचाइयां छू लेता है। अब इस इन्फोग्राफिक को देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक भारत के FDI इनफ्लोज में 124% का इजाफा हुआ है। 2013-14 में जब FDI सिर्फ USD 36.05 बिलियन था, वो आज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़कर USD 81.04 बिलियन तक पहुंच गया है। और ये तो बस एक साल की बात है। 11 सालों में टोटल FDI इनफ्लोज 143% बढ़कर USD 308.38 बिलियन से USD 748.78 बिलियन हो चुका है। मतलब दुनिया के 89 देशों से बढ़कर 112 देश भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये संख्या नहीं, भारत की ताकत का आईना है। Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. Today, India is receiving record-breaking FDI. Even your presence among us reflects this sentiment. लेकिन हाउ डिड वी अचीव दिस? तो ये पॉसिबल हुआ है पीएम मोदी की विजनरी लीडरशिप से। उनकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रास्ता दिखाया। ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और एक मजबूत संकल्प ने विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत की ओर खींचा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया। एक ऐसा देश जो खुद पर भरोसा करता है और दुनिया को भी अपने साथ चलने का मौका देता है। उनके चरिश्मा और ग्लोबल डिप्लोमेसी ने भारत की एक ऐसी क्रेडिबिलिटी दी कि आज 112 देश हम पर विश्वास करते हैं। This is a time when we are very active inviting foreign investment, seeking foreign technology. We actually have incentive schemes, in areas like semiconductor. But what we want them to do is to come collaborate with us, but do it in a way on our terms, on our strategic kind of pathway, rather than make us a part of their strategy. किसी भी देश में FDI तब आता है जब वहाँ स्टेबिलिटी हो, पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। भारत ने ये सब किया। GST ने टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया, डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुँचाया और स्किल डेवलपमेंट ने हमारी यूथ को वर्ल्ड क्लास बनाया। मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिशन ने भारत को इन्वेस्टर्स का सपना बना दिया। दोस्तों, ये FDI बूम सिर्फ संख्याएं नहीं, ये भारत की शक्ति, गरिमा और स्वाभिमान का प्रणाम है। मोदी जी के विजन ने भारत को दुनिया के सामने एक नए रूप में पेश किया। एक ऐसा देश जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपके क्या विचार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।